हेलो दोस्तों, ढेर सारा स्वागत है। और ये हमारा ग्रामर का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें मैं आपको ग्रामर का कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताऊंगा, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताऊंगा, और इसके बाद आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आप खुद इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप आसानी के साथ ये बात बोल पाएंगे कि इंग्लिश इस दुनिया की सबसे सरलतम भाषा है, सबसे ईजिएस्ट लैंग्वेज है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर शुरू करने से पहले, इस ग्रामर नाम की चीज को शुरू करने से पहले हमें कुछ कंपटीशन के माइंडसेट को समझना होगा। आप जो कंपटीशन देने वाले हैं, सपोज वो एसएससी है, या वो बैंक है, या वो कोई दूसरा एग्जाम है। बेसिकली हम अभी फिलहाल यहाँ पर एसएससी और बैंक लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम को माइंड में रख करके चलते हैं। उससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रिपरेशन लेवल कैसा है, हमारी तैयारी का स्तर कैसा है, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब पहले कंपटीशन को जो समझने का कॉन्सेप्ट है वो मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप कंपटीशन को समझेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। और इंसान जब तक मोटिवेटेड नहीं है तब तक वो कुछ करता नहीं है। ठीक है। तो आपको जो मैं समझाने वाला हूँ, अगर वो आपको समझ में आता है तो फिर आपको इससे कनेक्ट करने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखिए, जो कंपटीशन है जिसमें आप बैठने वाले, जिसमें आप अपियर होने वाले हैं, वहाँ जो माइंडसेट है पेपर का, वो ये चाहता है कि मेरा जो एग्जाम में बैठने वाला कैंडिडेट है उससे मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उससे अपेक्षा करता हूँ, उससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसे तीन बातें बहुत अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। तीन बातें बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। उसे रीडिंग मालूम होनी चाहिए, उसे राइटिंग मालूम होनी चाहिए, और उसके पास कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए। उसके पास कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए। ठीक है। ये तीन बातें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, या आप अपने किसी भी तरह का स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, या आप जो भी आपका डिफेंस भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं। तो अब रीडिंग क्यों लेते हैं हम लोग? इसलिए क्योंकि स्टेट लेवल के एग्जाम पे बैठने वाला व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी जा सकता है। और जाहिर सी बात, जब उसके स्टेट्स चेंज होंगे तो हर बार वो वहाँ की भाषा को नहीं सीखेगा। इसलिए वो वहाँ की एक कॉमन लैंग्वेज को पकड़ेगा। और हमारे देश में इस वक्त जो है हर स्टेट की लगभग कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है। ये रही हमारे पास इंग्लिश, जो कि एक कॉमन लैंग्वेज। आप आंध्रा चले जाओ, आप कर्नाटक चले जाओ, आप उड़ीसा चले जाओ, आप बंगाल चले जाओ, बट आपको अंग्रेजी वाले मिल जाएंगे। हो सकता है आपको हिंदी वाले हर जगह ना मिले, बट अंग्रेजी वाले, इंग्लिश वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। और आप आसानी से उनके साथ कम्युनिकेट कर ले जाओगे। आप बता पाओगे कि क्या सीन है, कैसा सीन नहीं है हमारे साथ। ठीक है। तो रीडिंग का मतलब ये है कि आप अगर इंग्लिश की किताबों को, या न्यूज़पेपर को, या मैगजीन्स को, या बाकी चीज़ों को ठीक ठीक पढ़ लेते हैं, ठीक ठीक समझ लेते हैं, ठीक ठीक उन बातों को एक्सप्रेस कर लेते हैं, देन इसका मतलब यह है कि आप हमारे पेपर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो बैंकिंग और एसएससी के पेपर में एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो रीडिंग का है। पहले एग्जाम समझा रहा हूँ, उसके बाद ग्रामर समझाऊंगा, तब तुम लोगों को समझ में आएगा ना। मोटिवेशन मिलना बहुत जरूरी है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद् एवेतो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। गीता में भी बोला गया है कि महान लोग जो कर जाते हैं, जो मोटिवेशन या जो रास्ता दिखा जाते हैं, बाकी सारे लोग उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो जब आपके पास मोटिवेशन होता है, जब आप देख लेते हैं कि इस इंसान ने हमको ये काम ऐसे करके दिखाया था, तब आप भी वैसा करते हो। ठीक है ना। महाजनों येन गता सा पंथा, बोलते हैं महान लोग जिस रास्ते से गुजर जाते हैं बस वही राजमार्ग है, बस उस पर चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है आसानी के साथ। ठीक है। अभी कनेक्ट करता हूँ। हाँ, सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। बोलते हैं ना इंग्लिश में, एक फ्रेज है इंग्लिश में, बड़ा सुंदर फ्रेज है, कनेक्ट द डॉट्स। मान लो ये ऐसे कुछ डॉट्स पड़े हुए हैं, बट आपको मालूम नहीं है। लेकिन जब आप अनुभवी हो जाते हैं, जब आप धीमे धीमे जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं, आप दर कदम आगे बढ़ाते जाते हैं, तो आपको ये मालूम पड़ने लगता है कि ये डॉट इस डॉट से कनेक्ट होगा, ये डॉट इस डॉट से कनेक्ट होगा, ये डॉट इस डॉट से कनेक्ट। ओ माय गॉड, अच्छा ये मतलब था उसका। तब आप जिंदगी के भी मीनिंग्स को निकालने लगते हैं, सब्जेक्ट के भी मीनिंग्स को निकालने लगते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो हैं, जो इर्द गिर्द फैली हुई हैं आपके सराउंडिंग्स में, आप उनको ठीक से कनेक्ट कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आपके कंपटीशन का, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, डिफेंस हो, या कुछ भी हो, उसका एक अच्छा खासा हिस्सा रीडिंग है। रीडिंग में जिसको आप लोग कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हैं,
आप उसको कॉम्प्रिहेंशन बोल सकते हैं, आप उसे क्लोज टेस्ट बोल सकते हैं। अब बोलोगे क्लोज टेस्ट, हाँ बिल्कुल क्लोज टेस्ट एग्जैक्टली रीडिंग का हिस्सा है वो अच्छा खासा। आप उसमें सेंटेंस अरेंजमेंट आ सकते हैं, आप पैरा जंबल्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो वो जो कॉम्पिटिटर है वो ये देखना चाहता है कि मेरा एस्पिरेंट क्या ठीक से इंग्लिश को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। और जाहिर सी बात है, तुम शब्द रट सकते हो, तुम सेंटेंसेस रट सकते हो, तुम ग्रामेटिकल रूल्स रट सकते हो, तुम अच्छी खासी एक वोकैबुलरी भी तैयार कर सकते हो, बट मेरे भाई तुम रीडिंग तो नहीं रट सकते ना। रीडिंग तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी टॉपिक उठाएंगे अपने मन से बनाएंगे और आपके सामने वो प्रस्तुत कर देंगे, आपके सामने रख देंगे कि लो अपना लगाओ दिमाग, जहां जहां से दिमाग लगा सकते हो लगाओ एकदम। क्योंकि वो जो रीडिंग का जो पैसेज है, वो जो कॉम्प्रिहेंशन है, वो आपकी स्किल को देखने के लिए बनाया गया है। वो ये देखने के लिए बनाया गया है कि इस लड़के के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, इसकी वोकैबुलरी कैसी है, इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, क्या ये ठीक से इस बात को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से वो फिर क्वेश्चंस देते हैं देखने के लिए कि ये लड़का समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा। यदि एस्पिरेंट लड़का लड़की महिला पुरुष जो भी है समझ जाना, मुझे रेसिस्ट समझने की गलती मत करना, मैं रेसिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ठीक है ना, मेरे लिए महिला पुरुष दोनों अलग अलग हैं। हाँ बिल्कुल, बायोलॉजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी एंड सोशियली भी, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे चलते हैं। तो हमारे पास रीडिंग का एक अच्छा खासा हिस्सा है जो ये देखने के लिए बनाया गया है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं, आप कितनी अच्छी इंग्लिश समझ सकते हैं। तो नंबर पॉइंट तो हमारे पास ये रीडिंग का हो गया। दूसरा आता है राइटिंग का। सपोज दैट लोग बोलते हैं यार हम इंग्लिश समझ तो लेते हैं पर बोल नहीं पाते। सच्चाई यही है बेटा, तुम समझ भी नहीं पाते हो। एक लंबे पैराग्राफ में तुम 2 सेंटेंस समझ लेते हो, तुमको ये लगता है तुम इंग्लिश समझ लेते हो। अरे चलो बस पानी में डूब के मर जाओ यार, तुमको कहाँ समझ में आई। एक लंबे पैराग्राफ में ऐसे तो मैं बोल दूंगा मैं उड़िया समझ लेता हूँ, 500 शब्दों में 2 शब्द मुझको समझ में आ ही जाएंगे। तमिल समझ लेता हूँ, 2 शब्द तो समझ में आ ही जाएंगे। मैं बोल दूंगा इल्ले इल्ले ऐसा कुछ टाइप का तो समझ में आ जाएगा ना। ऐसे तो कुछ शब्द मुझे भी मालूम ही होंगे। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 शब्द या 10 शब्दों को जानने से आप ये नहीं कह सकते दैट आई नो दिस लैंग्वेज, आई हैव गॉट कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। आप ये नहीं कह सकते दैट आई कैन रीड एंड राइट एनीथिंग दैट कम्स इन माय माइंड, दैट कम्स इन माय माइंड, दैट पॉप्स अप इन माय माइंड। हाँ आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक ठीक रेडी नहीं है। वो राइटिंग आपको ये दिखाने के लिए है आप एक लैंग्वेज को कितने ढंग से समझ पा रहे हैं और कितने ढंग से उसको व्यक्त कर पा रहे हैं। और इंग्लिश जो है एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। इंग्लिश माने कि, और नए पेज पे चलते हैं। इंग्लिश माने कि ये जो इंग्लिश है हमारी ना, ये रही इंग्लिश, खूबसूरत खूबसूरत भाषा। ये जो इंग्लिश है ना, इसका दूसरा नाम पता है क्या है? वेल स्ट्रक्चर्ड। इसका मतलब ये है कि इस लैंग्वेज की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि ये जैसे समुंदर ना अपना अपना तट नहीं लांघता, वो बस वहां से आने के बाद लौट जाता है। इंग्लिश की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर मालूम है तो आपसे कोई भी व्यक्ति गलत सेंटेंस नहीं बुलवा सकता। और जैसे ही कोई इंसान गलत सेंटेंस बोलेगा आप फटाक से उसे पकड़ लोगे। जैसे कि इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, मैं समझाता हूँ आपको। सपोज दैट हम गीता का एक वाक्य ले लेते हैं, हम एक गीता का वाक्य ले लेते हैं, भगवत गीता का एक वाक्य ले लेते हैं 6वें अध्याय से। आत्म संयम योग नाम से एक अध्याय में वाक्य आता है, संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जिस इंसान के अंदर बहुत अधिक संदेह है, जो बार बार शक करता है अपने अपनी काबिलियत पर, अपनी परिस्थितियों पर, ईश्वर पर, ग्रंथों पर, शास्त्रों पर, अपनी योग्यता पर, वो व्यक्ति लगभग लगभग नष्ट हो जाता है। सबसे बड़ा कारण ये है, जिस व्यक्ति के हृदय में संदेह होता है वो अपनी पूरी ऊर्जा एक स्थान पे लगा नहीं पाता। यह है उसका मुख्य कारण। उन्हें मालूम है जो बोल रहे हैं दैट संशय आत्मा विनश्यति, उसका मतलब यह है कि ये व्यक्ति संशय युक्त होकर के पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ऊर्जा नहीं लगा पाएगा। और जब तक किसी कार्य में आपकी पूरी ऊर्जा नहीं लगी होगी उसका पूर्ण परिणाम नहीं मिलेगा आपको। परिणाम मिलेगा जैसी आपकी ऊर्जा होगी वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा के साथ किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसका परिणाम नकारात्मक होगा।
यदि आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी सकारात्मक होगा। ठीक है, अब ये वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें ये जो संशयात्मा है ये सब्जेक्ट है और ये जो विनश्यति है ये वर्ब है। कोई दिक्कत? संस्कृत में कोई ठिकाना नहीं, विनश्यति संशयात्मा बोल दो तो फटाक से वही अर्थ निकलेगा और संशयात्मा विनश्यति बोलो तो वही अर्थ निकलेगा। मतलब वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो अर्थ नहीं चेंज होगा और सब्जेक्ट वर्ब के पास चला जाए तब भी अर्थ नहीं चेंज होगा। मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी बात को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, संशयात्मा विनश्यति को मैं अगर इंग्लिश में बोलूं तो यही प्रोसेस रहेगा, यही सब्जेक्ट है यही वर्ब है। हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब और उसके बाद आता है उसका ऑब्जेक्ट। आप ऐसे समझ सकते हो बेसिकली जो है, ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर सबसे पहला है। ये छोटे छोटे बच्चों को, एलकेजी यूकेजी वालों को भी मालूम होता है, ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम इस पे घटा देते हैं संशयात्मा विनश्यति पर। कैसे? हम बोल सकते हैं डाउटफुल पेरिसेस। इसका मतलब ये हुआ दैट जो व्यक्ति बहुत अधिक डाउटफुल है, बहुत अधिक शंका है जिसके हृदय में, जो शंकालु है, जो बहुत अधिक शकी है, वो खत्म हो जाता है। वैनिशेस, पेरिशेस या आप वैनिशेस बोल दीजिए, मैं नए नए शब्दों को लेकर के आता हूं ताकि आपको मजा आए। वैनिशेस ये पेरिसेस आप बोल सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंग्लिश में ये एक सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंग्लिश में ये एक सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन इंग्लिश की सबसे बड़ी खासियत यह है दैट आप इसकी वर्ब को डाउटफुल के पहले नहीं रख सकते, चाहे भी तो नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा। और कॉम्पिटिटर का जो माइंडसेट है, जो एसएससी का जो पेपर है या बैंक का जो पेपर है, वो यही देखना चाहता है कि इस बच्चे का ग्रामेटिकल रूल कितना अच्छा है, इसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, क्या ये इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस को ठीक से समझ पा रहा है, क्या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझ पा रहा है, क्या ये कंपाउंड सेंटेंसेस को समझ पा रहा है, क्या ये वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को ठीक ठीक समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। बाकी लैंग्वेजेस में नष्ट हो जाएगा तुम नष्ट हो जाओगे। देखो, कर्ता क्रिया और कर्म आराम से रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में नहीं है। यू विल पेरिस, तो फिर यू विल पेरिस ही रहेगा। विल पहले लगा दूं, यू बाद में लगा दूं, पेरिस बाद में लगा दूं, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मतलब आप ये समझ करके चलो कि इंग्लिश में हर चीज अपने जगह पर ही रहेगी, उससे जरा भी ना इधर और ना उधर। जैसे कि पापा की जो परी होती है ना, उसको हर चीज अपने मन की चाहिए। जूता भी मन का चाहिए, जूते के अंदर का मोजा भी मन का चाहिए, चॉकलेट भी मन की चाहिए, हर चीज एकदम मन की चाहिए ना। जरा सा भी कुछ हुआ तो उसने अपने बालों को बिखेर लेना है और रोड पर बैठ जाना है रोने के लिए। बस वही हाल इंग्लिश का भी है। अगर तुमने जरा सी भी मिस्टेक कर दी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ या किसी भी तरह की कोई मिस्टेक की, पापा की परी रोने वाली है। पापा की परी का मतलब वो एग्जाम में जो बैठे हुए चेक करने के लिए। तुमसे गलती हुई और तुम्हारा पत्ता कट दूसरा आ जाएगा, किसी दूसरे को चांस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जो उसे खुश रखेगा उसी को दिया जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब हम चलते हैं पुराने पेज पे वापस। हाँ, यहाँ पर आते हैं, ये आ गए हम लोग। तो रीडिंग हो गई और अब राइटिंग हो गई। मतलब हमने रीडिंग को भी समझा दिया, हमने आपको राइटिंग को भी समझा दिया। ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सफलतापूर्वक अंग्रेजी को जानता है, बोलता है, समझता है, लगातार उसके टच में है, उसके स्ट्रक्चर्स को जानता है, उसके बेसिक ग्रामेटिकल फंक्शन को जानता है, वो आसानी से अपनी बात को कह सकता है, अपनी बात को लिख सकता है, आसानी से उस बात को पढ़ सकता है। अब आ जाते हैं इस कम्युनिकेशन नाम की चिड़िया पर। कम्युनिकेशन का मतलब होता है फॉर्मल इंग्लिश। आप बहुत सारे लोग जो अमेरिकन इंग्लिश में 3 महीने का स्पीकिंग कोर्स करते हो, शायद वो कम्युनिकेशन का मतलब कुछ और समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब है फॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल माने कि ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिस में जो आपके पेपर्स आते हैं, अगर आपने कभी देखा हो, अगर आपको भी बैंक का कोई नोटिस आया तो कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसकी। तो कोई बैंक का मैनेजर ही भेजेगा ना, तो वो तो बैंक वगैरह का एग्जाम क्रैक करने के बाद तो मैनेजर बनोगे ना। तो अगर तुम्हें इंग्लिश का कोई लेटर लिखना पड़ा किसी अपने एम्प्लॉय को या किसी और जगह पर, तो तुम्हें वो लैंग्वेज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? वो तभी आएगी जब तुम्हारा कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा। कम्युनिकेशन का मतलब है फॉर्मल इंग्लिश। जब तक तुम्हारी फॉर्मल इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है
तब तक तुम नहीं कुछ करने वाले हो बेटा। ये है मेन कॉन्सेप्ट उसके पीछे का। तो अब आ जाते हैं हम लाइन पे, रीडिंग राइटिंग एंड कम्युनिकेशन। रीडिंग राइटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो कुल मिलाकर के अगर आप ऐसे देखो, इन डॉट्स को मैंने मिटा दिया। पहले हम डॉट्स को कनेक्ट करने वाले थे, अब हमने डॉट्स को ही मिटा दिया। डॉट्स को भी मिटा दिया, डॉट्स के साथ साथ डाउट्स को भी मिटा दिया। हाँ ठीक है, ये चीजें हैं। तो अब आते हैं हम लैंग्वेज पे। ये रही हमारे पास ग्रामर। और जब तक आपको ये ग्रामर नहीं मालूम है, तब तक आपको ये रीडिंग प्लस राइटिंग प्लस आपका कम्युनिकेशन, तीनों बेकार है, तीनों बर्बाद है। आप तीनों चीजें नहीं कर पाएंगे। अगर आप तीनों में अगर कोई एक चीज भी आपकी खराब है, तो आप कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सीरियस बात है। आप कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, आप कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाएंगे, आप पेपर नहीं निकाल पाएंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर है समझने के लिए। और इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों घोड़ों की जो लगाम है वो ग्रामर के पास है। आपने सुना होगा उपनिषदों में, आत्मानम रत्नम विद्धि, आत्मानम रत्नम हयान रत्नम विद्धि, आत्मानम प्रग्रहमेव तु, आता है पुराना सिद्धांत उपनिषदों में। तो आपके ये तीन, रीडिंग राइटिंग एंड कम्युनिकेशन है, ये तीन वो अश्व हैं जिसकी लगाम आपकी ग्रामर के पास में है। तो जब तक आपका ग्रामर अच्छा नहीं है, तब तक आप इन तीनों चीजों को नहीं समझ पाएंगे। अब ये ग्रामर है क्या, करता क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ग्रामर का जो फंक्शन है, जो इसका फंक्शन है, वो कुल मिलाकर के ये बताना है आपको कि शब्दों का क्रम क्या होगा। शब्दों का क्रम क्या होगा, क्योंकि इंग्लिश में जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पापा की परी जैसी है, उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि उसका कुछ भी उसके मन के खिलाफ हो। उसे सब कुछ एकदम एट हर फिंगर टिप्स, यू एंड आई इन दिस लोनली वर्ल्ड, आपने सुना होगा उसको, वही कुछ हाल है। एट हर फिंगर टिप्स, एवरीथिंग शी वांट्स एट हर फिंगर टिप्स। वो चाहती सब कुछ एकदम उंगलियों पर नाच रहा हो, मेरे आदेश के अनुसार सब आज्ञाओं का पालन किया जा रहा हो। बस कुछ हाल इंग्लिश का भी वैसा ही है। अगर आपने ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को समझ लिया, तो आप ये समझ लो कि आपको लगभग 50% से 70% इंग्लिश आ चुकी है। 50 to 70%। 50% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्ट्रक्चर रह जाते हैं समझाने के लिए, बट वो लगभग कंपटीशन के लिए 50% तक काफ़ी है। उसके आगे की दुनिया बहुत लंबी है, लेकिन वहाँ हमको जाना नहीं है। हमारा काम सिर्फ जो है ये समझना है कि हमारा कंपटीशन कितने में निकल जाएगा। तो आपका कंपटीशन जो है केवल एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज पर निपट जाएगा बहुत आसानी के साथ, अगर आप ठीक ठीक ग्रामेटिकल सारे रूल्स को समझते हैं और ये समझते हैं कि किस शब्द को कहाँ पर होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल जो देने वाला हूँ इससे आप 5 मिनट के अंदर अंदर सारे टेंसेस सीख जाएंगे। केवल 5 मिनट लगेगा आपको टेंसेस सीखने में। एग्जाम्पल के लिए, हम अपनी बात पर रहेंगे, अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं मुकरेंगे, हम अपनी बात से जरा भी पीछे नहीं हटने वाले। मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश जो है एक फिक्स्ड ऑर्डर लैंग्वेज है, शब्द का क्रम बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। और आप जरा सोच करके देखो, आपने एक स्ट्रक्चर को याद कर लिया, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमें आज भी याद है ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमारे बचपन में स्कूल्स में 4 दिन पढ़ाया जाता था। पहले पढ़ाते थे अफर्मेटिव, फिर पढ़ाते थे नेगेटिव, फिर तीसरे दिन पढ़ाते थे इंट्रोगेटिव, और उसके बाद पढ़ाते थे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और इसमें करीब करीब 4 दिन लगते थे हम लोगों को, ठीक है। सपोज दैट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक स्ट्रक्चर समझ लें कि ये इसका वर्ड ऑर्डर है, और उसके बाद हम 2 3 4 5 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद हमको लाइफ में कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बोलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे एग्जाम्पल लूंगा, मैं फटाक से समझ में आ जाएगा। वो जो गुलाब का फूल लेते हो ऐसे पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ के बोलते हो शी लव्स मी,
शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये लो, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला शी लव्स मी, ठीक है। नेगेटिव में आ जाओ, ही डज नॉट लव मी। इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं, डज शी लव मी। एंड फिर आते हैं फाइनल वाले में, डज शी नॉट लव मी। और अगर कभी कोई WH क्वेश्चन आता है तो वो उसको यहां पे रख दिया जाएगा, WH यहाँ पे। अब बताओ, अगर आप सीधा सीधा ये देख लो, शी लव्स मी, शी डज नॉट लव मी, डज शी लव मी, डज शी नॉट लव मी, आपको पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर देख लेना है, वर्ब बदलते जाओ, सेंटेंस चेंज होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल एक पैटर्न को पकड़ लो, आपने एक पैटर्न को पकड़ा, आपने एक स्ट्रक्चर को पकड़ा, अब कभी दिक्कत नहीं होगी। सपोज दैट अब बोला जाए वी एडोर हिम। एडोर हिम का मतलब हम बहुत ज्यादा उसका सम्मान करते हैं। एडोर का मतलब होता है सम्मान करना या पूजा करना, वर्शिप, ठीक है। अब चूंकि वी प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ डू नॉट लगेगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। तो वी एडोर हिम, वी डू नॉट एडोर हिम, डू वी एडोर हिम एंड डू वी नॉट एडोर हिम। ये लो, अब बनाते जाओ सेंटेंसेस खूब आसानी के साथ, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपने एक स्ट्रक्चर समझा, इस स्ट्रक्चर को ले लिया हमने, अब बनाते जाओ सेंटेंस, जितने बनाने हैं कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कभी गलती नहीं होने वाली है, आपको केवल 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई भी एक पैटर्न ले लो, बनाते जाओ, वर्ब बस चेंज करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसका बेसिक से फंडा है क्या, ये लो सब्जेक्ट, ये लो वर्ब और ये लो ऑब्जेक्ट, वही आ रहा है, ये लो सब्जेक्ट, ये लो वर्ब और ये लो ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने बढ़ाया क्या, आपने क्या बढ़ाया? आपने सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब बढ़ा दी, और क्या किया आपने? बाकी तो वही का वही है ना, सब कुछ A to Z, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। यही हाल यहाँ पर है, देखो ये और ये, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सब कुछ ज्यों का त्यों रखा हुआ है। ये है इस भाषा की सबसे बड़ी सुंदरता। अब आपको कोई एडवर्ब रखना है तो कुछ भी रख दो, यहाँ रख दो, बाद में चाहो तो यहाँ रख दो। अब वो एडवर्ब आपको आगे रखना है, पीछे रखना है, ये आपको ग्रामर बता देगा। ग्रामर ने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच ने आपको ये बता दिया कि नाउन को कहाँ रखना, प्रोनाउन को कहाँ रखना, एडजेक्टिव को कहाँ रखना, एडवर्ब को कहाँ रखना, प्रीपोजिशंस कैसे यूज होते हैं, कंजंक्शंस कैसे यूज होते हैं, और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया, और एक स्ट्रक्चर को समझने के बाद वो टेंस हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में जम जाएगा। जमेगा केवल तब जब आप एक ही चीज की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जरूरी नहीं कि शी लव्स मी की प्रैक्टिस करनी है, शी कैन लव एनीबॉडी, प्यार तो वो किसी से भी कर सकती है, तुमको उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ एक सेंटेंस लेना है, कुछ भी ले लो। सपोज दैट शी राइट्स अ पेपर, शी डज नॉट राइट अ पेपर, डज शी राइट अ पेपर, डज शी नॉट राइट अ पेपर। ही रीड्स अ बुक, ही डज नॉट रीड अ बुक, डज ही रीड अ बुक, डज ही नॉट रीड अ बुक। बस हो गया आसानी के साथ। वी गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, डू वी नॉट गो टू स्कूल। हाँ इजी है, उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको एक सिर्फ स्ट्रक्चर ले लेना, माइंड बसाना और बस बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर इंडिफरेंट बोलते होगे, चाय पीते हो, खाना खाते हो, स्कूल जाते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, मम्मी डांटती है, पापा मारते हैं, बहन प्यार करती है, बोलते हो ना दिन भर, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। अब दिन भर यूज करते रहो, सिर्फ वर्ब चेंज करते जाना, आगे सब कुछ बनते जाएगा। कौन सा मंत्र पढ़ना पड़ा? कोई मंत्र नहीं पढ़ना पड़ा ना। अब कुछ नहीं करना, उठा लो कोई कंपटीशन की बुक प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अभी कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा, अभी परफेक्ट भी पढ़ाऊंगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ाऊंगा, पूरा प्रेजेंट बता दूंगा अभी ऐसे बात करते करते, आसानी के साथ पूरा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ, तुमने कब उसको मालूम कर लिया, पता कर लिया। एक बेसिक पहचान ले लो। आप देखो ये ना, ता है, ती है और ते है। पापा मारते हैं, मम्मी बचाती हैं, बहन हंसती है, ये आ गए हैं ताती थे, बस वही वाला है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। पापा मार रहे हैं, मम्मी बचा रही हैं, बहन मजाक उड़ा रही है, ये
कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। रहा रही रहे कॉन्टिन्यूअस, और तातीते प्रेजेंट इंडेफिनिट आराम के साथ। कोई वर्ब नहीं आती है, बाबा गूगल से पूछ लो, भैया गूगल ये बताओ मारना काहे माने होता है, फटाक से गूगल बता देगा, नई वर्ब आ जाएगी तुम्हारे पास। तो ये एक बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, कंपटीशन के लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। जब तक तुम्हें फंडा ही नहीं मालूम है तुम कंपटीशन पे उतरोगे कैसे? हाँ, तुम्हें धनुष बाण चलाना नहीं आता और मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र में कैसे उतार सकता हूँ, सोच कर देखो। नहीं हो पाएगा ना। तुम्हें अर्जुन बनना होगा, तुम्हें पहले अर्जुन बनना होगा, तुम्हें गीता तब सुनने को मिलेगी। बिना अर्जुन बने गीता सुनी जा सकती है, समझी नहीं जा सकती है। डन, एकदम श्योर है। गीता सुनी जा सकती है अर्जुन बन करके, बिना अर्जुन बने, बट समझी नहीं जा सकती। उसको समझने के लिए आपको अर्जुन ही बनना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं हम लोग, इंडेफिनिट निपटा दिया हमने, अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस भी देख लेते हैं, लगे हाथ। काश मेरी थोड़ी लंबाई और ज्यादा होती, कितना अच्छा होता। खैर, यहाँ पर आते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस पे आ जाते हैं। ये रहा प्रेजेंट और ये रहा हमारा कॉन्टिन्यूअस। वही बेसिक पहचान है हमारे पास, क्या रहा, रही, रहे। ठीक है ना, यही इसकी बेसिक पहचान है। और आप थोड़ा सा अगर और गहराई में जाना चाहते हो तो आप ये समझ लो कि कोई काम शुरू हुआ पर खत्म नहीं हुआ, समथिंग विच इज इन एक्शन, अभी भी दैट एग्जिस्ट्स, उसका एग्जिस्टेंस अभी भी वर्तमान है। मतलब ये, अगर मैं बोलूं कि वो खेल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने खेलना शुरू कर दिया है पर खेलना अभी बंद नहीं किया है। खेलना शुरू हुआ है, खेलना बंद नहीं हुआ है। उसके बीच की जो जो दूरी है उसे हम कॉन्टिन्यूअस के द्वारा व्यक्त करेंगे। अगर मैं बोलूं कि वो खेलता है तो इसके कई मतलब हो सकते हैं। हो सकता है खेलना उसकी आदत हो, ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसके दोस्त आ गए हैं तो अभी वो खेलता है। ठीक है, तमाम सारे। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस है उसका मतलब ये है दैट जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस वक्त मैं आपको ये वीडियो समझा रहा हूँ, उस वक्त वीडियो बन रहा है। वीडियो बन नहीं चुका है, वीडियो बन रहा है। मतलब वीडियो लगातार अपनी प्रोग्रेस में है, लगातार अपनी प्रगति पर है, लगातार अपना काम कर रहा है। ये है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ, समझ में आएगी बात तुम लोगों को, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। अक्सर क्या होता है कि हमें हमारे अंदर ज्ञान सब पहले से ही होता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम सब कुछ पहले से ही जानते हैं, हमें उस का एक गाइड चाहिए होता है। वो एक गाइड आ करके हमें सिर्फ इतना बता दे कि भैया आप ना ऐसे चलो, बस इसके बाद निकल पड़े। आप अगर मन में एक बार ठान लो कि मुझे फला चीज जाननी है या फला चीज सीखनी है, तो फिर पूरी कायनात लग जाएगी आपकी मदद करने में। और वैसे ये जो डायलॉग है ना, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये जो कोट है, जो वाक्य है, ये ओम शांति ओम फिल्म का नहीं है, ये द अल्केमिस्ट नाम की बुक है पॉलो कोएल्हो की, वहां से इसे चुराया गया है, कट कॉपी पेस्ट किया गया है। बॉलीवुड वालों ने जीवन भर यही किया, उनके पास खुद का कभी कुछ नहीं रहा। कतई चोर हैं सब के सब, एक नंबर के बदमाश हैं। ये भी नहीं बताते कि फला बात ढेका जगह कही गई है। तो ये किताब में कही गई है जिसका नाम है द एल्केमिस्ट पॉलो कोएल्हो की है, और वहां पर सबसे पहले सेंटेंस को कहा गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस पर। इजी है, बहुत आसानी के साथ चलना है। अगर आपके पास ये ही, शी और इट है, आप आंख बंद करके एज लगा दो। आई के साथ तुम्हें हमेशा एम लगाना है, और इसके बाद जो बचे हुए हैं यू, वी, दे, इसके साथ आपको आर लगाना है, और आपको कुछ भी नहीं करना। बाकी सब कुछ एक जैसा ही है और एक जैसा ही रहना है, कुछ भी नहीं बदलने वाला। एग्जाम्पल के लिए हम एक स्ट्रक्चर रखेंगे और उस स्ट्रक्चर के अलावा उस स्ट्रक्चर को आधार बना करके, उसको अपना बेस, उसको फाउंडेशन बना करके हम जितने चाहें उतने सेंटेंसेस आसानी के साथ बना सकते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको स्ट्रक्चर आया,
देन उसके बाद सारे सेंटेंस अपने आप पानी होते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे शी इज प्लेइंग, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, आगे हम कुछ भी दे सकते हैं। बोल दो नाइसली, एक एडवर्ब ले लो, अच्छे से खेल रही है, शी इज प्लेइंग नाइसली। हमने एक सेंटेंस बनाया, नेगेटिव पे आ जाता है, शी इज नॉट प्लेइंग नाइसली, नेगेटिव हो गया। इज शी प्लेइंग नाइसली, देन बोल सकते हैं इज शी नॉट प्लेइंग नाइसली। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको हर जगह बस इसको लेके चलना है, एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस, और सारे सेंटेंस पूरी की पूरी तरह से ऐसे ही बनेंगे। अब जरा भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, जरा भी चेंज नहीं होने वाला है, आपको कुछ ही बनाना है। बोल सकते हो वी आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वी आर नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आर वी रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आर वी नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। देन अगर आपको WH वर्ड जोड़ना है, वाई आर वी रीडिंग अ न्यूज़पेपर एंड वाई आर वी नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, हाउ आर वी रीडिंग अ न्यूज़पेपर एंड हाउ आर वी नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एकदम बिल्कुल राजमार्ग है, सस्ता, सरल, सुडौल, सटीक और अच्छा, एकदम सीधा सीधा मार्ग है। कुछ भी आपको अपना माइंडसेट नहीं लगाना है, कुछ भी नई चीज नहीं ऐड करनी है। आप बोल सकते हो यहाँ पे, आप कुछ भी ले लो, आप बोल सकते हो वी आर फाइटिंग, देन आप बोल दो वी आर नॉट फाइटिंग, आप फिर उसके बाद बोल दो आर वी फाइटिंग, देन आप बोल दो आर वी नॉट फाइटिंग। ठीक है, आप कुछ भी बोल दो, आप जो भी बनाना चाहते हो सेंटेंसेस आप आसानी के साथ बनाते जाओ। सपोज मैंने आज आपको इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस और अभी आने वाले टाइम पर परफेक्ट, ये 3 टेंसेस पढ़ाता हूँ, ठीक है। और आपको साथ ही साथ ये बताता हूँ कि जितने भी एडवर्ब्स हैं, ऐसे एडवर्ब्स खास तौर पे जो, क्या हुआ, कोई नहीं, जितने भी एडवर्ब्स होंगे खास तौर पे ऐसे शब्द जिनके अंत में LY लगा होगा, ठीक है, और उनसे किसी ऐसी चीज का बोध होता हो जिससे उसके प्रकार, तरीके के बारे में ज्ञान हो, सुंदरता से, अच्छे से, बुरी तरह से, पागलपन से, वगैरह वगैरह, जिससे आपको एक तरीके का ज्ञान हो, ठीक है ना, नाइसली, ब्यूटीफुली, इंटेलिजेंटली, स्मार्टली, वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे एडवर्ब्स जिसमें आपको इस बात का ज्ञान होता है कि ये काम कैसे हो रहा है, ये काम कैसे कर रहा है। जैसे स्वाति बहुत प्यार से मेरी ओर देखती है, हाँ, तो स्वाति लुक्स एट मी लविंगली, बोल सकते हो आप, तरीके का बोध हुआ ना, लविंगली मालूम चल गया कि ये तरीके वाला एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, सेंटेंस के सबसे आखिरी में चला जाएगा, तरीका सबसे आखिरी में बताएंगे आपको, तो तरीका सबसे आखिरी में चला गया। अब आते हैं हम परफेक्ट पे, ये रहा हमारे पास प्रेजेंट और ये रहा हमारे पास परफेक्ट। इसमें केवल एक ही नई चीज होती है और वो ये होती है कि हमें यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, और बहुत इजी है। आप किसी भी वर्ब के चैप्टर को उठाएंगे तो उसमें ढेर सारी वर्ब्स दी होती हैं और उसमें उनकी थर्ड फॉर्म्स दी होती हैं। आप आसानी से कोई भी एक रैंडम बुक उठा लो ग्रामर की और उसकी 150 वर्ब को देख लो, मोस्टली जितनी भी वर्ब होती हैं जो रेगुलर फॉर्म पर होती हैं वो ज़्यादातर ईडी पर समाप्त होती हैं, ज़्यादातर उनके अंत में ईडी लगा होता है, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, ठीक है, लगभग उनकी 2 फॉर्म एक जैसी होती हैं जिनके अंत में ईडी लगा होता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें ईडी नहीं लगा होता है, उन्हें इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। आप वो भी लगे हाथ वहां उसी चैप्टर में दी हुई होती हैं, आप आसानी से उनको देख लेना, वरना जब हम वर्ब्स पढ़ाएंगे तो रेगुलर और इरेगुलर दोनों वर्ब्स को साथ में ही डील करेंगे, जब तब बता देंगे।
वरना एक काम करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना के पीडीएफ बनाएंगे, पीडीएफ बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देंगे, आप सीधा छूना, सारी वर्ब्स आपके पास जो भी मेन मेन वर्ब्स होती हैं वो आ जाएंगी आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास वही पुराना कॉन्सेप्ट है, एक टेंस लेना है, आप बोल सकते हो चुका है, चुके हैं, या है, ये है, ये है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आसानी के साथ, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। जैसे खाना खा लिया है, ठीक है, वो सो चुका है, मम्मी आ गई हैं, स्वाति चली गई है, वगैरह वगैरह। ऐसे वाक्यों में आप बोल सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब काम पूरा का पूरा हो चुका है। स्वाति जा चुकी है का मतलब है अब वो वापस नहीं आएगी, उसने मन बना लिया है, उसे कोई आजमगढ़ का राजकुमार मिल चुका है, अब शी इज नॉट गोइंग टू रिटर्न, शी हैज गॉन एंड शी हैज गॉन विद द पर्पस ऑफ नॉट रिटर्निंग एवर। समझ गए ना, स्वाति चली गई है, स्वाति जा चुकी है, इसका मतलब स्वाति वापस नहीं आएगी। यह है प्रेजेंट परफेक्ट की सबसे अच्छी पहचान। ऐसे समझ लोगे तो फटाक से समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे इस सेंटेंस को ले लेते हैं, स्वाति हैज गॉन, मन तो कर रहा है कोई दूसरी वर्ब ले लूं, पर आज मूड नहीं हो रहा, मन तो करता है वर्ब लिख लूं स्वाति हैज चीटेड मी, हाँ बट कोई नहीं, खैर तो बोल ही देते हैं यार, क्या दिक्कत है, लो लो ऐसे बोल, स्वाति हैज चीटेड मी, स्वाति ने मुझको धोखा दिया है। स्वाति हैज नॉट, ये स्वाति नाम की लड़की अगर वीडियो देख रही होगी तो कसम से मैं बता रहा हूँ उसका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है मेरे साथ में। और भैया ये इस नाम पे मेरा कॉपीराइट नहीं है, हो सके तो माफ कर देना। हैज स्वाति चीटेड मी एंड हैज स्वाति नॉट चीटेड मी, ये लो बन गया, स्वाति हैज चीटेड मी, स्वाति हैज नॉट चीटेड मी, हैज स्वाति चीटेड मी, हैज स्वाति नॉट चीटेड मी। WS लगाना है, वाई हैज स्वाति चीटेड मी, स्वाति ने मुझको धोखा क्यों दिया, ये जाकर उससे पूछो, ये मैं नहीं बता सकता। स्वाति ने मुझको क्यों धोखा दिया ये स्वाति जानती है, मैं नहीं जानता। खैर एक वचन के साथ जो आपके सिंगुलर हैं उसके साथ हमेशा हैज, और जो प्लूरल हैं उनके साथ हमेशा हैव। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, और आई के साथ हमेशा हैव। अंग्रेजों के लिए आई हमेशा प्लूरल रहता है, हाँ। और संस्कृत में भी पाणिनि एक सूत्र भी है, अस्मदोदयोश्च, अहम गच्छामि वयम गच्छामः, दोनों अर्थ निकाला जाता है, हाँ। अतः वर्तमान सामी पे वर्तमान वदवा भी एक सूत्र है पाणिनि भगवान का, लकारार्थ प्रक्रिया में पढ़ाया जाता है। खैर वो इतना इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है तुम लोगों के लिए। तो स्वाति हैज, और बोल सकते हो वी हैव वर्कड हार्ड, हमने बहुत मेहनत की है, ठीक है। देन बोल सकते हो वी हैव नॉट वर्कड हार्ड, हैव वी वर्कड हार्ड। फिर बोल दो हैव वी नॉट वर्कड हार्ड, बन गया पूरा का पूरा। प्रेजेंट भी खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट भी खत्म हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो आसानी के साथ जिस बात को लेकर के हम चले थे। अब आप जो कुछ भी करना है, आपको कोई नया एडवर्ब ऐड करना है, कोई एडजेक्टिव ऐड करना है, कोई नया सेंटेंस फॉर्म करना है, कोई कंजंक्शन ऐड करना है, वो इसके बाद होगा या इसके अंदर कहीं फिट होगा, बट बेसिक स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलेगा। बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है, ठीक है। आपको ये बात समझ करके चलनी है। अगर मैं आज प्रेजेंट खत्म करने के मूड में हूं, अगर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता हूं, ये प्रेजेंट है और ये परफेक्ट है और ये उसका भी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है मान लेते हैं, तो
कॉन्सेप्ट ये आता है कि हमारे साथ समय के साथ रहा है, रही है, रही है। जैसे 2 दिन से बारिश हो रही है। स्वाति आज पिछले 4 साल से मुझसे बात कर रही है, हालांकि ये झूठ है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। 2 दिन से बारिश हो रही है, स्वाति 4 साल से बात कर रही है, वो 2 घंटे से खेल रहे हैं, स्कूल 8 से 8.5 घंटे से पढ़ा रहे हैं। ये जो भी स्ट्रक्चर होते हैं समय के साथ, जब कभी भी आपके साथ ऐसा सेंटेंस आएगा तो वहां पर आपको उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मान करके चलना है। हेल्पिंग वर्ब बहुत इजी है, आप ले लो हैज, हैज बीन और हैव बीन। और आपको ये बात याद रखनी है, पुराने टेंस में मैंने आपको बताया था पुराने पेज में, दैट सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। अकाट्य सिद्धांत है। 2-3 स्ट्रक्चर बना लोगे ना तो वो हमेशा के लिए माइंड में ही फिट हो जाएगा, कभी गलती होगी ही नहीं। हैज बीन, हैव बीन का बोल सकते हो आप, he has been reading for 2 hours। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेगेटिव बना लो, he has not been reading for 2 hours। ठीक है, देन बोल दो हैज she been reading for 2 hours। देन आप बोल दो हैज she not been reading for 2 hours। ज्यों कहते हो। अगर आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन भी कर सकते हैं। आप सी को आप हैव बीन का भी यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हो कि वी हैव बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, वी हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, हैव बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, हैव वी नॉट बीन वर्किंग फॉर सिंस 2 o'clock। आसानी के साथ ये भी आपका बन गया। मतलब कि हमने केवल एक वीडियो में अपने 4 के 4 आपके मतलब चारों टेंसेस को, प्रेजेंट के जो 4 सेक्शन है, 4 जो विभाग हैं, हमने उनको देख लिया आसानी के साथ। और हमने ये पाया कि इंग्लिश जो है केवल अपने स्ट्रक्चर की ही गुलाम है, वो बिल्कुल भी अपनी मर्यादा को, अपनी सीमा को उल्लंघन में नहीं ले जाएगी। देखो, फॉर का इस्तेमाल हमेशा अनिश्चित समय में होता है, एक ऐसा समय जिसके बारे में कोई ठिकाना नहीं है। 2 दिन से मतलब का कौन से 2 दिन, लेकिन जब आप बोलते हो कि 2005 से, तब वो एक फिक्स टाइम होता है। तो जब फिक्स टाइम होता है तब आप उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हो। आप बोल सकते हो स्वाति हैज बीन टॉकिंग टू मी सिंस 2005। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि स्वाति 2005 से बात कर रही है। लेकिन जब आप बोलते हो स्वाति हैज बीन टॉकिंग टू मी फॉर द लास्ट 5 years या फॉर 5 years, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये पर्टिकुलराइज नहीं कर रहा है, ये पर्टिकुलराइज नहीं कर रहा है कि वो 5 साल कौन से हैं, 2020 के पहले हैं, 2010 के पहले हैं या 2015 के बाद के हैं, कुछ कंफर्म नहीं है। तो जहां पर टाइम कंफर्म नहीं है वहां पर फॉर का इस्तेमाल करना है, जहां टाइम कंफर्म है वहां पर आपको सिंस का इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। नहीं आई है अगर तो अगली बार कोशिश करूंगा आपको समझाने की। और बाकी इतना जरूर कहूंगा, थोड़ा सा हो सके तो ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। अगर अपने आप पर नहीं हो सकता तो ईश्वर पर विश्वास रखिए, ठीक है, क्योंकि बात वही है। इतना करिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।